बच्चा लोग, आज मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं नीट 2023 के लिए, जिसमें कि मैकेनिक्स को हमने चुना है। नीट में मैकेनिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उसके कुछ पैटर्न इस तरह से हैं कि हम लोगों को पता है कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आएगा। तो वैसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अपने घर में इन क्वेश्चंस को एक बार आप जरूर सॉल्व कीजिएगा ताकि आप क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। क्वेश्चंस जो मैंने चुना है लगभग पूरे मैकेनिक्स के सारे चैप्टर से चुना है। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखे नहीं हैं, बस हम समझते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, आप अपने रैंक को सुधार पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके मैकेनिक्स। बेटा, जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो यूनिट डायमेंशन से लिया है, क्योंकि प्रतिवर्ष एक क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से जरूर पूछता है। तो कुछ क्वेश्चंस जरा सा यूनिट डायमेंशन से देख रहे हैं। इसमें कहता है कि इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन विल बी। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा समझते हैं। मान लो कि सरफेस टेंशन को हम कुछ सिंबल दे देते हैं S। दिस इज सरफेस टेंशन। इसका डायमेंशन निकालना है एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। तो हम लिखेंगे कि ये प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी का पावर A, वेलोसिटी का पावर B और टाइम का पावर C के। ऐसा लिख दो ABC। अब सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt माइनस 2। अब बटा L करेंगे तो L कैंसिल, यानी कि इधर से डायमेंशन देखेंगे तो ये हो जाएगा m, L नहीं है तो L का पावर 0, t माइनस 2। और ये प्रोपोर्शनल है हमारा। एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2 t माइनस 2। ठीक है ना? तो इसको लिखेंगे हम ml2 t माइनस 2 का पावर A। वेलोसिटी का क्या होता है? lt माइनस 1। तो यहां पे लिख देंगे हम lt माइनस 1 का पावर B। और टाइम का होता है t, तो यहां पे लिख दिया C। अब यदि दोनों तरफ से बेटा हम पावर को इक्वेट करें तो यहां m का पावर क्या है? देखो तो इसमें m क्या है? इसमें m का पावर A है और इधर m का पावर 1 है। इसका मतलब A की वैल्यू क्या आ गई? 1। L का पावर इधर 0 है, यहां L कितना है? L का पावर यहां है, देखो यहां से 2A इस तरफ है और यहां पे है B। तो 2A प्लस B इज इक्वल टू 0 और A की वैल्यू है 1, तो B की वैल्यू हो गई माइनस 2। और टाइम का यदि तुम देखोगे तो टाइम का जो यहां पावर आ रहा है, ये आ रहा है C माइनस B, ये आ रहा है माइनस 2A। यहां पे यहां से आ रहा है माइनस B और यहां पे आ रहा है C, और इधर से यदि इक्वेट करते हैं तो ये माइनस 2 के इक्वल है। अब यदि यहां पे हम A की वैल्यू डाल दें 1 तो ये हो जाता है माइनस 2। B की वैल्यू माइनस 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस C इज इक्वल टू माइनस 2। ये कैंसिल आउट हो जाता है तो C की वैल्यू हो जाती है कितना? माइनस 2। तो C का वैल्यू आ गया माइनस 2, B का वैल्यू आ गया माइनस 2 और A की वैल्यू 1। तो यहां यदि हम बैठा देंगे तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो जाएगा हमारा E का पावर A का मतलब हो गया 1 यानी कि E, B का पावर माइनस 2 यानी कि V का पावर माइनस 2 और T का पावर C है तो C का पावर यानी कि T का पावर माइनस 2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? E का पावर 1, V का पावर माइनस 2 और T का पावर माइनस 2, ऑप्शन C आंसर है। ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाते हैं। जब भी कोई फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में निकालना हो डायमेंशन, तो जिसके इसके टर्म में निकालना है उसका कुछ पावर ले लेंगे और दोनों साइड से इक्वेट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन कहता है इसमें कि द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर व्हेन एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड R। देखो जनरली इस क्वेश्चन को
लोग बच्चा ऐसे बनाता है कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन रखेगा और ई का रखेगा और सॉल्व करेगा तो टाइम लग जाएगा। हमको बेटा ये पता है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो होता है वो एनर्जी डेंसिटी होता है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी जो होते हैं, एनर्जी डेंसिटी, इसका मतलब होता है, ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है, एनर्जी दिस होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब हमको पता है कि एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2 t-2 और वॉल्यूम का होता है L3। तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा m, दिस इज L-1 t-2। तो यही हमारा डायमेंशन हो गया B। ऑप्शन इज B, 2 का B ऑप्शन सही है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। देखो बच्चा लोग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो लिया है एरर से। इसमें क्वेश्चन में ये कहता है इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, किसी स्फीयर का रेडियस जो है उसमें एरर पाया गया है 2% का, देन एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी। जैसा कि बच्चों पता है कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी x हमें मेजर करना है तो इसका एरर जो होता है, जैसे मान लो इसकी वैल्यू 5 है, तो कोई 5 से कुछ कम मेजर करता है गलती करने पे, या कोई 5 से कुछ ज्यादा मेजर कर देता है, तो जितना कम या ज्यादा मेजर किया उसी को एरर बोलते हैं। तो मान लो वैल्यू मेरा 5 है और किसी ने मेजर कर दिया 5.1, तो 0.1 का एरर हुआ जो कि डिफरेंस हुआ। तो डेल्टा एक्स हमारा एरर कहलाता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक्स का एरर डेल्टा एक्स होता है। अब होता है एक फ्रैक्शनल एरर, ये एक में कितना, तो मान लो कि एक्स हमको मेजर करना था, उसमें डेल्टा एक्स का एरर हुआ, तो एक में जो फ्रैक्शनल एरर होता है अपॉन एक्स हो जाता है कि एक्स में इतना तो एक में कितना। इसी को 100 में निकालते हैं तो परसेंटेज हो जाता है, तो इंटू 100 कर देंगे तो इसी को कहते हैं कि एक्स का ये परसेंटेज एरर है। अब क्वेश्चन में किसका एरर दिया हुआ है, रेडियस का। कितना दिया हुआ है, 2%। तो डेल्टा आर बाई आर गुने 100 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2% का। एरर निकालने किस में बोल रहा है, वॉल्यूम में। तो जिसका एरर निकालना हो उसका फॉर्मूला लिख दो, तो 4/3 पाई आर क्यूब। हमको वॉल्यूम का एरर निकालना है तो हमको फाइंड करना होगा डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये हमको कैलकुलेट करना होगा परसेंटेज एरर। अब क्या है कि इसमें डेल्टा यदि हम लगा दें दोनों तरफ तो डेल्टा वी डिफरेंशिएशन की तरह सोचो, डेल्टा का ही तो स्मॉल रूट डिफरेंशिएशन है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है 4/3 पाई, इसको बाहर कर लो, इसका डेल्टा लोगे डिफरेंशिएशन लोगे तो हो जाएगा 3r² और फिर डेल्टा r हो जाता है ना। अब हमको अपॉन v करना है तो इसको v से डिवाइड कर देते हैं, v का वैल्यू ये है। यदि हम डिवाइड कर देंगे 4/3 पाई r क्यूब से तो होगा क्या कि 4/3 कैंसिल, r² से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3r डेल्टा r दिस होल डिवाइडेड बाय r। अब इसी में दोनों साइड यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही मेरा वॉल्यूम का परसेंटेज हो जाएगा और ये रेडियस का परसेंटेज। तो आंसर कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर निकालेंगे यदि हम एरर, तो ये हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6% का एरर हमारा वॉल्यूम में आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है। देखो बच्चा लोग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है मोशन से लिया है। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, it covers distance h1 h2 and h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively, then relation between h1 h2 and h3 is। देखो सुनो, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा कि एक पार्टिकल को फॉल कराया गया, मतलब u 0 है, तो फर्स्ट 5 सेकंड में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है इसको h1 किया गया है, अगले 5 सेकंड में h2 है, यानी कि हम 10 सेकंड में निकालेंगे और 5 सेकंड वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये h2 निकल जाएगा। उसके बाद कहता है कि अगले 5 सेकंड में यानी कि 15 सेकंड का हम डिस्टेंस निकालेंगे और 10 सेकंड वाला माइनस कर देंगे। 10 सेकंड वाला माइनस करने का मतलब है कि दोनों जोड़ देंगे, इसको ऐड करके और इसमें से माइनस कर देंगे तो ये h3 हो जाएगा। अब यही हमको फाइंड करना है। भाई सिंपल तो है। देखो ऐसा है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है, u तो 0 है तो s इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ gt स्क्वायर, यही ना लिखेंगे बेटा।
तो पहला जो मेरा H1 है उसको यदि हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा G/2 और कितना हो जाएगा, ये T का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा। दूसरी बार जब हम निकालेंगे तो पहले हम 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। 10 सेकंड का क्या होगा, H10, तो ये हो जाएगा G/2 और 10 का स्क्वायर इज 100, ठीक है ना। तो हमको H2 जो होगा इसमें से इसको माइनस करना होगा, यानी कि H2 का वैल्यू हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो G/2 इंटू 75 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से जब हम H3 निकालेंगे तो पहले हम H15 सेकंड का निकालेंगे। जब 15 सेकंड का निकालेंगे तो ये 225 हो जाएगा, G/2 इंटू 225। अब इसमें से यदि हम इतना माइनस कर देते हैं, H1 प्लस H2, यहां कितना आया था, यही ना आया था 100 G/2, तो हमारा H3 का वैल्यू हो जाता है H3, दिस इज इक्वल टू G/2 तो कॉमन है और 225 में से 100 माइनस कर दो, चूंकि 10 सेकंड में इतना ट्रेवल किया था, तो ये हो जाएगा 115, ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 100 माइनस किए हैं तो 125। अब देखो क्या है यहां पे कि हमको रिलेशन निकालना है, तो H1 की बेटा वैल्यू ये है, H2 की वैल्यू ये है और H3 की वैल्यू ये है। ध्यान से देखो कि H2 हमारा 3 टाइम्स है, जो कि G/2 तो कॉमन है, 25 3 75 हो जाएगा, तो H2 का वैल्यू 3 टाइम्स हुआ, H2 इज इक्वल टू 3H1 दिखाई दे रहा है। अब यदि H3 को हम देखते हैं तो ये 125 है, 125 का मतलब हुआ कि यदि हम H1 से देखें तो G/T तो दोनों में कॉमन है, 25 25 25 से, तो ये 5 टाइम्स है, यानी कि H3 हमारा H1 का 5 टाइम्स है। तो ऑप्शन जरा चुनते हैं, इसमें H2 इज इक्वल टू 3H1 है। देखो एक इसमें H2 3H1 है और एक इसमें H2 3H1 है, इसी दोनों में से कोई एक है। अब H3 क्या होना चाहिए, 5H1, तो ये तो रॉन्ग हो गया, यहां तो 3H2 है, H3 इज इक्वल टू 5H1 इसमें है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो कुछ इस प्रकार का है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हेन स्टोन इज एट हाइट half of its maximum height, its speed is 10 meter per second, then the maximum height attained by the stone is। क्वेश्चन में बेटा ये कहता है कि एक पार्टिकल को फेंका गया है, मान लो कि इस पार्टिकल ने अगर h हाइट अटेंड कर रखा है पूरा दिस मच, तो मैक्सिमम हाइट के आधे हाइट पर, यानी कि h/2 हाइट पर इसकी जो वेलोसिटी दी गई है वो दी गई है 10 मीटर पर सेकंड का, 10 मीटर पर सेकंड। तो पूछता है कि h की वैल्यू क्या है। देखो थोड़ा सा ट्रिकी होके समझते हैं, जब भी किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो किसी हाइट पर जाते समय जो स्पीड होता है वही आते समय भी होता है, यानी कि पार्टिकल जब यहां से रिटर्न करेगा तो ये आते समय भी इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगा, और आते समय ये हाइट कितना गिरेगा, तो h/2 गिरेगा। अब यहां से लिख दो v² बराबर u² प्लस 2as, आसानी से सवाल बन जाएगा। आने के लिए क्या लिखेंगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, यहां से आने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो v कितना है, आते समय vc स्पीड से आएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे 100, u क्या है 0, a क्या है एक्सेलरेशन 10, हाइट की वैल्यू कितनी है h/2, कैंसिल हो गया तो h इज इक्वल टू 10 मीटर, तो 10 मीटर हाइट रहा होगा, आंसर आ गया। फंडा अप्लाई करो, जाते समय जो स्पीड होता है वही स्पीड आते समय होता है उसी जगह। तो आने के लिए हमको v पता है, u पता है, a पता है, s निकाल लिए। क्लियर। देखो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो भी मोशन से ही, मोशन से क्वेश्चन उठाने के पीछे मेरा मकसद यही है कि बहुत क्वेश्चन पूछता है मोशन से नीट में। इसमें कहता यह है कि द वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड, हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। देखो बात को समझो,
रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि एक ड्रॉप निकलने के जितने समय के बाद दूसरा निकलता है, फिर उतने ही समय के बाद तीसरा, उतने ही समय के बाद चौथा निकलेगा, मतलब दो के बीच का टाइम इंटरवल कांस्टेंट है। इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो यदि ड्रॉप गिरना शुरू हुआ, उस समय घड़ी को हम ऑन कर दें, 0 टाइम ले लें, तो t = 0 पे हमारा ये फर्स्ट ड्रॉप मान लो निकल रहा है, फर्स्ट छूट रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट ड्रॉप छूटा। चलो यहां लिख देते हैं। देखो हम ये मान लेते हैं कि जिस समय ड्रॉप स्टार्ट किया मोशन, उसी समय घड़ी को ऑन कर दिया, तो फर्स्ट ड्रॉप जो छूटा वो 0 टाइम पे छूटा। इंटरवल को यदि हम कुछ t मान लेते हैं, इंटरवल को यदि हम t मान लें, तो t टाइम पे हमारा सेकंड ड्रॉप छूटेगा। थर्ड ड्रॉप बेटा जब छूटेगा तो इसके t समय के बाद यानी कि 2t हो जाएगा समय, यानी कि पहला को छूटने से लेकर के थर्ड के छूटने तक टोटल टाइम हमारे पास 2t होगा। अब क्वेश्चन ये कहता है कि जब कोई नल से यहां पे ड्रॉप जो है लीव करता है, तो यहां कौन पहले चला होगा, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो जब थर्ड यहां निकल रहा है तो उसी समय फर्स्ट यहां जमीन पे आ रहा है। यही क्वेश्चन कहता है कि जब तीसरा निकल रहा है तो पहला जमीन पे आ रहा है, और तीसरा को निकलने का टाइम क्या है, 2t। इसका मतलब हुआ कि पहला को आने में यहां 2t टाइम लगा, यहां से यहां तक आने में 2t टाइम लगा है, ठीक है। अब यहां पे दिया हुआ यह है कि हमारा सेकंड ड्रॉप कहां रहा होगा, तो मान लो कि सेकंड ड्रॉप मेरा ये है, ये मेरा सेकंड ड्रॉप है, इसका लोकेशन देना है कि ग्राउंड से कितना ऊपर रहा होगा। ये हाइट हमको दिया हुआ है, यहां से यहां तक पूरी हाइट कितनी दी गई है इस क्वेश्चन में, 5 मीटर की। अब देखो कितना इजी है, अगर फर्स्ट ड्रॉप यहां पे जमीन पे पहुंच रहा है 2t टाइम में, तो फर्स्ट निकलने के बाद ना सेकंड निकला था t समय के बाद, t इंटरवल माने हैं। तो जब ये 2t टाइम तक मोशन कर रहा है फर्स्ट ड्रॉप, तो सेकंड ड्रॉप तो बाद में निकला, तो कम समय मोशन करेगा। कितना कम समय, जितना देर वो बाद निकला तो t समय बाद निकला, तो 2t में से t घटा दो, यानी कि इसको यहां आने में जो समय लगा है t सेकंड लगा है। तो t सेकंड में गिरेगा कितना, सेकंड ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट यदि हम लिखेंगे t सेकंड में तो हाफ gt²। अब t मुझे पता नहीं है, अगर ये निकल जाए तो इस सेकंड ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो ये t निकालने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट ड्रॉप यहां से यहां तक आया है, 5 मीटर गिरा है 2t टाइम में, तो यदि हम फर्स्ट ड्रॉप के लिए सोचें ut + हाफ gt², तो हाफ gt की जगह 2t का होल स्क्वायर, और ये 5 मीटर गिरा है तो सीधे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 × हाफ gt², नहीं हाफ gt²। इसका मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि हमको सेकंड ड्रॉप का यही ना चाहिए था, हाफ gt²। तो हाफ gt² = कितना है 5/4, यानी कि सेकंड ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ये 5/4 मीटर हुआ। इसका मतलब यहां से यहां 5/4 मीटर हुआ ना, वो तो यहां से यहां गिरा है, और हमको क्वेश्चन में ग्राउंड से पूछा है, तो 5 में से माइनस कर देंगे। तो 5 में से यदि हम माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 - 5/4, यानी कि 15/4। 15/4 का मतलब लगभग वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3.75 मीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से समझो, जब यहां पे फर्स्ट ड्रॉप निकला, हमने घड़ी को ऑन कर दिया, इधर हमने ड्रॉप्स लिखा है, इंटरवल को t माना है, तो सेकंड ड्रॉप निकलेगा t टाइम पर, थर्ड निकलेगा 2t पर, और थर्ड जब निकलता है तो फर्स्ट जमीन पे आ रहा है क्वेश्चन में, यानी कि यहां से आने में 2t समय लगा। 2t समय में कितना गिर गया, तो 5 मीटर। सेकंड का मोशन कितना देर हुआ, तो फर्स्ट से कम हुआ, तो फर्स्ट यदि यहां पहुंचता है 2t टाइम में, तो सेकंड तो उसके t समय के बाद निकला है, तो 2t में से t माइनस कर दिया, बचा t। तो t समय मोशन किया है, तो t समय में हाफ gt² गिरेगा, इसी का वैल्यू निकालना है, इतना हमने यहां से डायरेक्ट पुट कर दिया। देखो इस क्वेश्चन में एक ग्राफ हमने उठाया है, ग्राफ में ये कहता है कि एक तरफ डिस्टेंस लिया गया है, y एक्सिस पे बेटा डिस्टेंस है, इधर डिस्टेंस लिया गया है, और इधर में टाइम लिया गया है, x एक्सिस पे टाइम है।
एक ग्राफ इस तरह से दिखाया गया है किसी पार्टिकल का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्वेश्चन में यह कहता है कि अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन द फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। देखो किसी भी ग्राफ में अगर y और x का ग्राफ है तो स्लोप होता है dy by dx। स्लोप क्या होता है? dy by dx। तो यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा? y के स्थान पे कौन है? s, तो ds by dt, और ds by dt तो वेलोसिटी होता है। ऐसे भी बच्चों को पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी देता है। अब वेलोसिटी को मैक्सिमम करना है तो स्लोप को ज्यादा करना होगा, और स्लोप क्या होता है? tan थीटा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी कब? जब थीटा ज्यादा होगा। थीटा सबसे अधिक कहां लग रहा है? देखो यहां से यहां तक ऐसे लग रहा है कि एंगल बढ़ रहा है, और उसके बाद ये ग्राफ ऐसा हो रहा है। तो जब ग्राफ ऐसा होता है इस प्रकार का तो स्लोप घटता है, और जब इस प्रकार का होता है तो बढ़ता है। तो यहां से यहां जाने में स्लोप जो है बढ़ रहा है, इसलिए आंसर इसका होना चाहिए सी, कि सी के पास उसका वेलोसिटी सबसे अधिक होगा क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है। देखो ना एंगल यहां थोड़ा है, ऊपर जाएगा तो और ज्यादा हो रहा है। जब भी ऐसा ग्राफ उठे तो समझो कि स्लोप बढ़ रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी, कि सी के पास ऐसा होगा। देखो बच्चा लोग, ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक नीट ने पूछा है। इतना बेहतरीन क्वेश्चन शायद ही वो मोशन में कभी पूछा होगा। लगभग सारे ऑप्शंस हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहता है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, आर वेक्टर यहां होना चाहिए, एज फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, ये आर वेक्टर दे रहा है, पोजीशन वेक्टर इतना है। क्वेश्चन में कहता है कि यहां आर जो है मीटर में है, टी सेकंड में है, आई जे डिनोट्स यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? रॉन्ग ढूंढना है, सही नहीं, गलत कौन सा है। नीट का क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन कोई सही होगा, रॉन्ग होगा। तो हमको एक एक ऑप्शन पे विचार करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है कि एक्सेलरेशन इज अलोंग माइनस आर वेक्टर, ये होना चाहिए कि माइनस आर वेक्टर के अलोंग है। देखो बेटा ऐसा है कि इसको हम यदि एक्सेशन निकालेंगे तो पहले आर को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और फिर डिफरेंशिएट करके एक्सेशन निकाल लेते हैं। देखो जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी हमारा होता है, वेलोसिटी जो हमारा होता है v वेक्टर, वो होता है dr अपॉन dt, r वेक्टर को डिफरेंशिएट करने से मिलता है। यदि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार हम बोल देते हैं फिर डायरेक्ट कर देंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, और फिर थीटा का करते हैं। तो थीटा का करेंगे तो 2 पाई बाहर आ जाएगा, चूंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो इसका बेटा डिफरेंशिएशन आ जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा और 2 पाई, तो ये आ जाएगा 8 पाई इंटू आई आएगा, आई इंटू आ जाएगा कॉस 2 पाई टी। और जब इसका करेंगे तो कॉस का माइनस साइन होगा, यहां भी ये 2 पाई बाहर आएगा, तो हो जाएगा माइनस 8 पाई जे, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस तो पहले ही दे ही दिया है, तो 2 पाई टी हो गया। ये हमारा वेलोसिटी निकल गया। इसको यदि एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एक्सेशन के लिए फिर डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर आई, और कॉस का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन 2 पाई टी, और ये माइनस फिर 2 पाई यहां बाहर आया, साइन का कॉस होगा डिफरेंशिएशन, तो 16 पाई स्क्वायर जे कॉस 2 पाई टी। डिफरेंशिएशन हम मान के चल रहे हैं कि आपको आता है। यदि बेटा इसको हम कॉमन कर लें माइनस 16 पाई स्क्वायर को, तो ये ब्रैकेट में टर्म बच जाता है आई साइन 2 पाई टी प्लस जे कॉस 2 पाई टी, है ना। इसको यदि हम ब्रैकेट में कर लें तो बच जाता है ये आई साइन 2 पाई टी प्लस जे कॉस 2 पाई टी, आई साइन 2 पाई टी प्लस जे कॉस 2 पाई टी। यदि इसको हम 4 को अंदर कर लें
तो ये हो जाएगा -4π², और 4 को अंदर कर लेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो -r वेक्टर की ओर है, मतलब r वेक्टर के अपोजिट में है। तो ये आंसर करेक्ट है, लेकिन हमको यहां रॉन्ग ढूंढना था, ये रॉन्ग नहीं है, पहला ऑप्शन जो है रॉन्ग नहीं है, वो सही है, -r के लॉन्ग ही आ रहा है एक्सेशन। फिर कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v²/r। एक्सेशन का मैग्नीट्यूड बेटा यदि निकालेंगे इस इक्वेशन से, ij में कोई वेक्टर रहता है तो क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर करते हैं। तो इसका स्क्वायर करोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और 16π² बाहर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, एक्सेशन का जो मॉड आ रहा है वो आ रहा है 16π² के बराबर, और v का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, यहां से इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि v का जो मैग्नीट्यूड आएगा, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 8π। तो v की वैल्यू आ रहा है 8π। अब यदि हम v²/r करके देखें कि v²/r की क्या स्थिति है, तो r की वैल्यू तो यहां से 4 हो जाएगा, √d² प्लस d² करेंगे तो यदि हम v²/r का वैल्यू फाइंड करें तो v का वैल्यू मेरा आ रहा है 64π² और r की वैल्यू आ रहा है 4, तो 16 से कट जाएगा, यानी कि 16π² आएगा, जो कि एक्सेलरेशन का भी वैल्यू है। इसका मतलब कि दूसरा ऑप्शन भी सही है कि एक्सेशन जो है v²/r के बराबर है, क्योंकि एक्सेशन का वैल्यू और v²/r करते हैं उसका वैल्यू बराबर आ जा रहा है। तो मेरा आंसर ये भी नहीं हुआ, क्योंकि रॉन्ग ढूंढना है। फिर कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोग निकाले कि मैग्नीट्यूड तो 8π है, 8 मीटर पर सेकेंड नहीं है, वेलोसिटी का वैल्यू 8π आ रहा है, तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, सी नंबर। पाथ ऑफ पार्टिकल इज ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर। देखो ये जो ऑप्शन है, हमेशा याद रखना कि जब भी किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो तो कोऑर्डिनेट के टर्म में पोजीशन वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, xi प्लस yj। तो यदि दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे बेटा, तो x की वैल्यू यहां पे आ रहा है 4 sin 2πt, और y की वैल्यू भी आ रहा है 4 cos 2πt। और पाथ निकालने का मतलब होता है कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना, तो टाइम को हटाना पड़ेगा। तो टाइम को हटाने के लिए यदि इसको हम स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 4² कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करने लगेगा, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 4 मीटर है। तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन हमको रॉन्ग ढूंढना था, तो रॉन्ग तो बस सी है, और सी ऑप्शन हो गया। हमने इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया, एक बार किया तो वेलोसिटी आ गया, दोबारा किया एक्सेशन आ गया। डिफरेंशिएशन का तरीका है कि साइन थीटा का कॉस लिखिए और फिर एंगल का कीजिए, तो एंगल जब करेंगे तो 2π बाहर आ जा रहा है, t का 1 हो जा रहा है, यही तो है। इस क्वेश्चन में बेटा ये कहता है कि a particle of mass m is projected with velocity v making an angle 45 degree with the horizontal. When the particle lands on the level ground, the magnitude of change in momentum will be. मोमेंटम का चेंज बताना है। देखो, जब भी किसी पार्टिकल को ऐसे हम फेंकते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, तो बेटा जब ये पार्टिकल यहाँ पे आता है ना, तो हमेशा याद करना है कि ये 45 डिग्री पर ही आता है, और जिस स्पीड से फेंकते हैं उसी स्पीड से आता है, ये हमेशा याद रखना है। नतीजा क्या हुआ कि मोमेंटम जो है मास इनटू वेलोसिटी, वैल्यू में जितना मोमेंटम से गया है उतने ही मोमेंटम से आएगा, लेकिन डायरेक्शन बदला हुआ है, तो चेंज तो हुआ है। तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस वेक्टर में से इसको घटाना है तो इसको ij में लिख करके घटा दो, और नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो कि इस मोमेंटम का x कंपोनेंट जो यहाँ पे है वो है mu/√2, चूंकि mu cos थीटा, यहां पर भी है mu/√2 x कंपोनेंट, और इधर ही डायरेक्शन है, तो x में तो चेंज नहीं मिल रहा है, क्योंकि वैल्यू जो सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे y डायरेक्शन में फेंकते समय मोमेंटम mu/√2 ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे मोमेंटम का कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है mu/√2। तो इसमें से इसको यदि हम माइनस करेंगे, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल,
तो इसमें से इसको यदि हम माइनस करेंगे तो ये √2 टाइम कितना आ जाएगा। अगर मान लो हम नीचे ही प्लस ले लेते हैं, किसी भी तरफ प्लस ले सकते हैं, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड पूछा है, कोई डायरेक्शन तो पूछा नहीं है। तो हम अगर नीचे ही प्लस ले लें तो फाइनल मोमेंटम मेरा आ रहा है mu/√2। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल को लिखेंगे माइनस mu/√2। चूंकि हमने नीचे प्लस लिया है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो ऊपर भी प्लस ले सकते हो। यही मेरा चेंज इन मोमेंटम हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐड हो जाएगा ना, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2mu। √2mu का चेंज आएगा, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा। हमने u लिखा था, वो v है, कि वेलोसिटी को v बोल रहा है, हमने इसी को u लिखा है। एक क्वेश्चन जो है सर्कुलर मोशन से है, और ये भी बड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। कहता है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 20/π मीटर। रेडियस सर्कल का दिया हुआ है 20/π मीटर with constant tangential acceleration if the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution after motion has begun tangential acceleration is। बेटा ध्यान से यहां देखो, पार्टिकल जो है सर्कल में घूम रहा है और उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ध्यान रहे कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यदि 80 कांस्टेंट हो, तो वैसे केस में स्पीड के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं v² = u² + 280 × s। यहां s डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस, अगर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसको डिस्टेंस बोलते हैं। अब हमको स्पीड दिया हुआ है कि 80 है, तो 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400 हो जाएगा। u क्या है, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, इसको हम 0 मान लेते हैं, ऐसा कुछ कह नहीं रहा है। 280 का वैल्यू डिमांड किया है और 2 रिवॉल्यूशन के बाद की बात कर रहा है, तो 2 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन में 2πr, तो 2 में हो जाएगा 4πr, ठीक है। और r की वैल्यू है 20/π, तो इसको यदि हम कटा दें ये हो जाएगा 4 दूना का 8, तो 800 = 80 × π इंटू r की वैल्यू है 20/π, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 80 = हो जाएगा हमारा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। देखो ये जो क्वेश्चन हमने लिया है रोटेशनल मोशन से लिया है, छोटा सा एक प्रॉब्लम है। कहता है कि रोप इज बाउंड अराउंड ए हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर में है। हॉलो सिलेंडर मान लो कि मेरा ये है, यही मेरा हॉलो सिलेंडर है, इसका रेडियस हमको दिया हुआ है r = 0.4 मीटर कह लो, और कहता है कि इस पर एक रोप बाउंड किया हुआ है, इस तरह से एक रोप लगाया हुआ है और रोप को पुल कर रहा है, जैसे पुली में कैसे रस्सी लपेट के खींचते हैं, तो ये पुल कर रहा है 30 न्यूटन के फोर्स से। तो बताना ये है कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। हम लोगों को बेटा पता है कि टाउ = I α होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा टाउ/I हो जाएगा। टॉर्क कौन पैदा करेगा, ये फोर्स Fr हो जाएगा, ये Fr लिखेंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर, चूंकि ये हॉलो सिलेंडर है, उसका mr² होता है, mr², एक r से कैंसिल हो जाएगा, तो F/mr हो जाएगा। ये F है, F/mr हो जाएगा, और F की वैल्यू है 30 और M की वैल्यू है 3 kg और रेडियस की वैल्यू है 0.4। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन मीटर में नहीं रेडियन में होता है ना। देखो एक क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है वो कह रहा है कि a block of mass m is in contact with the car C as shown in the figure. The coefficient of static friction between block and the cart is mu. The acceleration of the cart that will prevent the block from the falling satisfies। कहता यह है
कि कितना एक्सेलरेशन से इस कार्ट को मूव कराएं ताकि ये ब्लॉक फॉल ना करे। बेटा फॉल ना करे का मतलब क्या है कि ब्लॉक भी यही एक्सेलरेशन से जाएगा साथ साथ। कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो यहां mg लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा क्योंकि कार को ढकेलेंगे तो ये पुश करेगा, नॉर्मल लगेगा, और नीचे स्लाइड करना चाहेगा तो ऊपर फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक, क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा है। अब यही स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, mg को बैलेंस करेगा, यानी कि हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू mg के इक्वल होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ये लेस देन इक्वल टू म्यूएस एन होती है। अब बेटा क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन तो यहां पे mg के इक्वल है, लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन कितने के बराबर है, यही तो नॉर्मल फोर्स के चलते इसका एक्सेलरेशन है, जो ये माने थे कि गाड़ी के साथ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो जब इधर इक्वेशन लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो n बराबर ma लिखेंगे तो ये ma हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g अपॉन म्यू एस की जो वैल्यू आ रही है लेस देन इक्वल टू a है, यानी कि a ग्रेटर देन इक्वल टू g अपॉन म्यू एस के बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू g अपॉन म्यू एस। यदि इतना एक्सेलरेशन से गाड़ी चलेगी तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। देखो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसमें कहता है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg विथ ए स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, एक पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है और उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 5 सेकेंड इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स, वन पार्ट ऑफ मास 100 ग्राम कम्स बैक विद द स्पीड इतना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अदर पार्ट जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। ये एक्सप्लोजन का क्वेश्चन है। एक्सप्लोजन के क्वेश्चन में क्या होता है कि मोमेंटम एक्सप्लोजन के पहले और एक्सप्लोजन के तुरंत बाद कंजर्व होते हैं, ये हमेशा याद रखना है। वेलोसिटी निकालना है, हम इक्वेशन तैयार करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको लिखना चाहिए था कि 100 मीटर पर सेकंड से किधर फेंका गया है, तो वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, वो मैं बता देता हूं। ये मान लो कि हमारा पार्टिकल है, 100 मीटर पर सेकंड की इसकी वेलोसिटी रही, इससे ये प्रोजेक्ट किया गया बेटा, और 5 सेकंड पे ये एक्सप्लोड किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 सेकंड के बाद जब वो यहां पहुंचा होगा, मान लो 5 सेकंड पे, तो ये तो रिटार्डेशन करता हुआ गया होगा, तो रिटार्डेशन करता हुआ गया होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी यदि हम फाइंड करेंगे u माइनस जी टी लिख दो। u कितना है 100, g कितना है 10, t कितना है 5, तो वेलोसिटी बेटा कितना हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। यहां पे इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, ये एक्सप्लोजन के पहले की वेलोसिटी है। अब क्या है कि ये 2 टुकड़ों में बटा है, इसका एक टुकड़े का मास 400 ग्राम दे रहा है, यदि इसको हम केजी में ले तो 0.4 केजी हो जाएगा। तो ये जो 0.4 केजी वाला टुकड़ा इसका है, 0.4 केजी का, इसके बारे में कह रहा है कि कम्स बैक विथ स्पीड इतना, ये इधर आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से लौट रहा है ना, ऐसे। और दूसरा पीस का वेलोसिटी पूछ रहा है आफ्टर एक्सप्लोजन। बेटा जो दूसरा पीस हमारा होगा इसका हो जाएगा 1000 ग्राम, बड़ा वाला बॉडी है जो एक्सप्लोड किया है, 1 केजी का मतलब हो गया 1000 में से 400 चला गया तो 600 ग्राम बचा, यानी कि 0.6 केजी इसकी वेलोसिटी है, सॉरी मास है। अब इसका वेलोसिटी हमको नहीं पता, किसी तरफ मान लेते हैं, हम ऊपर मान ले रहे हैं, प्लस आएगा तो सही, माइनस आएगा तो उल्टा समझेंगे। अब अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मास कितना था 1 केजी, तो ब्लास्ट करने के पहले कितना मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर देंगे। तो ब्लास्ट होने के पहले क्या मोमेंटम है, मास है 1 केजी और वेलोसिटी इसका निकाले थे 50 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव हमने ऊपर लिया है। तो एक्सप्लोजन के पहले मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी 50, एक्सप्लोजन के बाद 2 पीस है तो एक पीस का मास है 0.4, वेलोसिटी है 25, मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा मोमेंटम, लेकिन वेलोसिटी नीचे है तो नीचे तो माइनस लेंगे, तो ये 100 और 0.4 हो जाएगा, ये सॉल्व करके -10। और दूसरा जो पीस है उसका है 0.6 मास और वेलोसिटी v माना है। ये माइनस क्यों दिया, क्योंकि नीचे की तरफ मोमेंटम है, इसको इधर ले आओ तो 60 इज इक्वल टू 0.6 v
तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 बाई 0.6 तो हो जाएगा 600, दिस होल डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। तो 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आएगी और पॉजिटिव आ रहा है मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, तो अपवर्ड हो जाएगा ये 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो बेटा जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो फ्रिक्शन से लिया है। कहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी स्लाइड्स डाउन अ 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन in twice the time it takes to slide down the same distance in the absence of friction। कहता यह है कि रेस्ट से यदि कोई बॉडी को हम छोड़ते हैं और 45 डिग्री पर एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लो कि यही मेरा इंक्लाइन प्लेन है और ये मेरा 45 डिग्री पे है, तो कहता है कि यदि फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन एब्सेंट जब होता है तो इस तरफ एक्सेशन कितना होता है g साइन थीटा, फ्रिक्शन नहीं होने पर थीटा 45 है यानी कि g/√2 हो जाएगा। ठीक, टाइम की बात कर रहा है। कहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी स्लाइड्स डाउन 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन इन ट्वाइस द टाइम इट टेक्स टू स्लाइड डाउन द सेम डिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। इसी दूरी को चलने में जितना टाइम वो ले रहा है अभी फ्रिक्शन रहने पर उससे डबल, मतलब उसका डबल टाइम वो ले रहा है। सॉरी, जब फ्रिक्शन नहीं है तो उस समय जो समय लग रहा है उसका डबल टाइम वो ले रहा है जब फ्रिक्शन मौजूद है तब। क्योंकि फ्रिक्शन रहेगा तो स्लो आएगा तो ज्यादा समय लगेगा, तो कहता है कि वो समय डबल है। किसका डबल? जब फ्रिक्शन एब्सेंट है उसके। तो बेटा जब फ्रिक्शन रहता है ना तो इस तरफ एक्सेलरेशन की वैल्यू बदल जाती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू वहां होती है g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो बच्चा लोग जब फ्रिक्शन होता है ना तो एक्सेशन होता है g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब बेटा जो देखो यहां पे एक्सेशन की वैल्यू आ जाएगी, फ्रिक्शन होने पे थीटा 45 है तो ये g/√2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस म्यू के बराबर। ये ध्यान रहे कि ये तब एक्सेलरेशन है जब फ्रिक्शन है और ये तब एक्सेलरेशन है जब फ्रिक्शन नहीं है। यदि हम यहां से यहां आने का टाइम के बारे में सोचें तो पढ़े हो ना s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u तो 0 है तो हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। एक में मान लो टाइम t1 मान लेते हैं जब फ्रिक्शन नहीं है, और फ्रिक्शन है तो t2 मान लेते हैं, फिर s ही चलना है हाफ a2 t2 स्क्वायर। अब दोनों तो इक्वल है, इक्वल करेंगे हाफ कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रहे ये तब है एब्सेंट। क्या एब्सेंट है भाई? फ्रिक्शन नहीं है। और इसमें क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब यहां फ्रिक्शन ले रहे हैं। अब चूंकि दोनों एसी का वैल्यू है इक्वल कर देंगे, हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा हमारा a1 t1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a2 t2 का स्क्वायर। ये ना होगा, और फ्रिक्शन जब प्रेजेंट रहेगा तो समय ज्यादा लगेगा, तो कितना बोलता है कि इसका डबल लगता है, तो लिखेंगे a1 इंटू t1 का स्क्वायर दिस इज a2 इंटू 2t1 का स्क्वायर। ठीक है, t1 स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहां से क्या हो जाएगा? ये देखो ये हो जाएगा हमारा t1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 4a2। और a1 की वैल्यू कितनी थी? a1 कौन सा एक्सेशन है? जब फ्रिक्शन हमारा एब्सेंट है। एब्सेंट में कौन सा था? g/√2। और प्रेजेंट में क्या था? प्रेजेंट होने पर हमारा एक्सेशन था g/√2 इंटू 1 माइनस म्यू। g/√2 से कैंसिल हो गया तो 1/4 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू आ जाएगा ना बेटा। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 यानी कि 0.75। तो 0.75 तो एक ऑप्शन आ ही रहा था, ये 0.75 हमारा ऑप्शन है, यही आ गया 0.75। सॉल्व हो गया। समझ में आई बात? यहां पे कहता है कि एक बार बिना फ्रिक्शन के स्लाइड करता है बॉडी, एक बार फ्रिक्शन के साथ स्लाइड करता है। तो फ्रिक्शन के साथ जब स्लाइड करता है तो वो टाइम पहले वाले का डबल है, डिस्टेंस दोनों में सेम ही चल रहा है, एक्सेलरेशन डिफरेंट हो रहा है। तो एक बार हमने फ्रिक्शन के साथ एक्सेशन लिया, एक बार विदाउट ये लिया फ्रिक्शन के, इसी को हमने A2 कहा था फ्रिक्शन वाले के साथ और A1 कहा था स्मूथ वाले के साथ। देखो एक क्वेश्चन है, इस तरह का सवाल बेटा बहुत पूछता है, जरा सा ध्यान देना।
एक क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, ग्रेविटेशन से। जब भी हाइट वगैरह रेडियस की जैसा होने लगे, ज्यादा हाइट होने लगे, तो पोटेंशियल एनर्जी वगैरह का जो फॉर्मूला लिखते हो mgh वगैरह मत लिखना, वो गलत हो जाता है। mgh वगैरह तब होता है जब हाइट कम होता है, जब g को कांस्टेंट मानते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ कहता है कि बॉडी ऑफ मास m taken from the earth surface to the height equal to the twice the radius r of the earth, the change in the potential energy of the body will be। अर्थ के सरफेस से, मान लो कि ये अर्थ है, इसके सरफेस से हम लोग उठा करके और ले करके चले गए 2r हाइट पर, यहां बॉडी को लेके चले गए। पहले यहां था, r अर्थ का रेडियस है, ये अर्थ का सेंटर है, ये हमारी अर्थ है। तो कहता है कि यहां से यहां जाने में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा। देखो इसको ऐसे सोचो कि पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग h हाइट पे निकालते हैं, h हाइट पे, तो एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का कि U इज इक्वल टू mgh बाई 1 प्लस h बाई r। ये फॉर्मूला होता है। अर्थ के सरफेस से यदि हम h हाइट पे जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है mgh बाई 1 प्लस h बाई r। तो पहले क्या था कि सरफेस पर थे हम लोग, तो सरफेस पर तो हाइट 0 हो गई। हाँ, तो देखो बच्चा लोग, जब हम अर्थ के सरफेस पर रहेंगे तो हमारा h का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। और जब यहां पे हम चले जाएंगे अर्थ के सरफेस से 2r हाइट पे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ये 2r हो गया तो यह हो जाएगा ट्वाइस mgr दिस होल डिवाइडेड बाई, जब इसको 2r कर देंगे यहां पे तो एक कट करके 3 हो जाएगा, तो 2 mgr बाई 3 आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को बेटा डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी हमारा कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस से यदि h हाइट पर हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला ये होती है mgh बाई 1 प्लस h बाई r, जहां h सरफेस से हाइट है, r रेडियस है, और g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट द सरफेस, यहां का सरफेस का। ठीक है, देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है। कहता है कि बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर कांस्टेंट फोर्स व्हिच काउजेज डिस्प्लेसमेंट s इन मीटर is given by the relation इतना, where t is in second, work done by the force in 2 second is। 2 सेकंड में वर्क डन पूछा है। अब क्या ही दिक्कत है, डिस्प्लेसमेंट जब दिया हुआ है तो वेलोसिटी तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है वेलोसिटी, ds बाई dt। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2t बाई 3 आ जाएगा, 2t बाई 3। अब वेलोसिटी जब हम निकालेंगे 2 सेकंड में, तो t बराबर 0 पर ये वेलोसिटी 0 आ जाएगा, t बराबर 0 पर ये वेलोसिटी हमारा 0 आ जाएगा। और यदि 2 सेकंड यहां हम रखेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू 2 सेकंड पे जो आएगी ये आएगी 4/3। अब वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो W टोटल बराबर हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो ये तो खत्म हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv स्क्वायर, m तो दे रखा है तो 3 हो गया, और v स्क्वायर 2 सेकंड पे कितना है, तो 16/9 हो जाएगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये आ गया 2 से ये 8 कट गया, तो 8/3 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। 8/3 जूल आंसर है। वर्क एनर्जी थ्योरम से बना दिया, टोटल वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। देखो ये जो क्वेश्चन हमने लिया है रोटेशन से लिया है, रोटेशनल मोशन में भी क्वेश्चन आते हैं नीट में, बहुत कोई टफ तो नहीं आता है इंजीनियरिंग की तरह, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। इसमें कहता है कि डिस्क एंड अ स्फीयर ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट मासेस रोल्स ऑफ 2 इंक्लाइन प्लेन्स ऑफ द सेम एल्टीट्यूड एंड लेंथ। 2 इंक्लाइन प्लेन है लेकिन लेंथ दोनों का सेम है, ये हाइट और ये सेम है, ये लेंथ भी सेम है और हाइट, अल्टीट्यूड मतलब हाइट सेम है। विच वन ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स गेट टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट। देखो बेटा जब यहां पे हम लोग रखेंगे किसी बॉडी को, सेम ही दूरी तय करना है, तो जो बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होने से क्या होता है कि टाइम कम लगेगा। कोई बच्चा बोलता है क्यों सर, अरे भाई ये फॉर्मूला है ना ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
तो यदि हम रेस्ट से छोड़ेंगे तो यू तो 0 हो जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आएगी ना 2s/a का अंडर रूट। तो जिसका a ज्यादा होगा, s तो सेम ही चलना है सबको, जिसका a ज्यादा होगा उसका टाइम कम लगेगा। अब क्या है कि एक्सेलरेशन जो होता है यहाँ पे रोलिंग में, उसका वैल्यू पढ़ाया गया है कि भाई ये होता है g sin थीटा बाई 1 + k² r²। अब बेटा क्या है कि थीटा तो दोनों में सेम ही है। क्यों सेम है? क्योंकि साइन थीटा यदि हम लिखेंगे तो h/l लिखेंगे। दोनों क्वेश्चन में, दोनों में बोल रहा है कि दोनों ही केस में हाइट और लेंथ सेम है, तो साइन थीटा p/h सेम है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो डिसाइड कौन करेगा? रेशियो डिसाइड करेगा। जिसका रेशियो ज्यादा होगा उसका एक्सेशन कम होगा। अब स्फीयर में और डिस्क में पता होना चाहिए कि डिस्क में जो होता है ये 0.5 का रेशियो होता है, ये तो याद करना है सबको, I = mk² करके। तो डिस्क में 0.5 होता है और स्फीयर में 0.4 होता है। तो 0.4 तो कम है ना, 0.4 कम से भाग देंगे तो एक्शन ज्यादा होगा, एक्शन ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, इसलिए स्फीयर पहले आ जाएगा, स्फीयर हो जाएगा आंसर। स्फीयर पहले यहां पहुंचेगा क्योंकि स्फीयर का k² से कम होता है डिस्क की तुलना में। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये सेंटर ऑफ मास से लिया है। इसमें कहता है कि 2 persons ऑफ मासेस 55 kg एंड 65 kg रेस्पेक्टिवली आर एट द अपोजिट एंड्स ऑफ ए बोट। चलो एक बोट बना लेते हैं। ये एक बोट है और एक पर्सन यहां है और एक पर्सन हमारा यहां है। मास कितना कितना है बेटा? तो 55 kg का है और एक का मास 65 kg का है। और क्या दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ द बोट इज 3 मीटर। अच्छी बात है भाई, यहां से यहां तक मान लेते हैं कि लेंथ हमारा 3 मीटर का है, बहुत सुंदर बात है। और वेट कितना है इसका बोट का खुद का? तो 100 kg का बोट का खुद का है। कहता है कि द 55 kg मैन वॉक्स अप टू द 55 kg मैन वॉक्स अप टू द 65 kg मैन एंड सिट्स विथ हिम। ये चंडाल यहां से यहां चलाता है, क्या जरूरत थी आने का? नहीं आता, क्वेश्चन नहीं पूछता तो ये मान लो यहां पे चला आया। पूछता ये है कि इफ द बोट इज इन स्टिल वाटर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट बाय। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि सेंटर ऑफ मास का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? आंसर है 0 होगा। कोई बच्चा बोलता है कि क्यों? इसलिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो इसका होगा, मान लो कि कहीं है, कहीं पर है, जहां कहीं भी है, वैसे अंदाजा भी लग ही रहा है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इसके पास होगा और फिर 100 kg और इसका निकालेंगे तो यहां कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा, तो यहां पे आएगा। तो खैर उससे मतलब नहीं है। ये जो सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि शुरू में तो रेस्ट में है तो वेलोसिटी है नहीं उसमें, UCM 0 है। और सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन होगा नहीं, चूंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये जब मूव किया तो मूव करने में यदि इस पूरा को हम सिस्टम मान लेंगे तो ये आपस में जो फोर्स लगाएगा पैर वगैरह से नाव पे, वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन जब नहीं होगा तो ये रेस्ट का रेस्ट ही में रह जाएगा, ये वेलोसिटी 0 ही रहेगा सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास यहां से हिले डुलेगा नहीं। तो यहां पे क्या होगा कि मैन मूव करेगा इधर तो बोट आगे जाएगा। ऐसे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, क्योंकि मोमेंटम 0 होना है, तो मैन इधर आएगा, बोट आगे जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा वो। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास रोटेशनल मोशन का, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या दिखता है कि हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं डाल ही देता है, जबकि क्वेश्चन ऐसा कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि a thin circular ring of mass m and radius r is rotating about horizontal plane about an axis vertical to its plane with constant angular velocity omega। एक रिंग है वो रोटेट कर रहा है। कैसे भाई? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ये हुआ, तो इस पे रोटेट कर रहा है। कैसे? तो एक्सिस वर्टिकल है, मतलब इस तरह से एक्सिस है। इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो तुम बेंच पर बैठ के जब क्लास करते हो तो तुम्हारा कॉपी हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये इसका वर्टिकल एक्सिस हो गया। इसी पर ये रोटेट कर रहा है रिंग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। मास इसका m है, रेडियस इसकी r है।
अब कहता है कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m बी अटैच जेंटली टू द अपोजिट एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ द रिंग, दो मास को जेंटली रख दिया यहां पे, जेंटली मतलब उसको रखते समय कोई वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं है, जेंटली रख दिया, तो कहता है कि देन रिंग विल रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी। न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? देखो बेटा, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन है। ये जो मेरा एक्सिस है, जितना भी फोर्स लग रहा है सब इसके पैरेलल है, जैसे mg वगैरह जो लग रहा है इसके पैरेलल है। तो जब भी कोई फोर्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका टॉर्क जनरेट नहीं होता है। और तुमको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू होता है dl बाई dt। तो यदि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। डिफरेंशिएशन जीरो मतलब एल कांस्टेंट, तो इसमें एल कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे यदि इस पूरा को हम सिस्टम मानते हैं तो बस mg है, ये रखने से जो आपस में नॉर्मल लगेगा वो तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और mg एक्सिस के पैरेलल है तो कोई टॉर्क नहीं होगा, इसलिए एल कांस्टेंट हो जाएगा। अब एल कितना होता है रोटेशन में? एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। तो पहले जो इसका एंगुलर मोमेंटम था, आई कितना होता है रिंग का इस एक्सिस पे? mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। बाद में क्या होगा? आई बदल जाएगा, चूंकि मास चिपका दिए, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr स्क्वायर। और दो ठो पार्टिकल हम लोग चिपका दिया स्मॉल m मास का, तो mr स्क्वायर इस एक्सिस से इसका भी होगा मास इंटू दूरी का स्क्वायर, और इसका भी मास इंटू दूरी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2mr स्क्वायर। आई ओमेगा डैश मान लिया, नया एंगुलर मोमेंटम, ये आर कैपिटल है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, तो ओमेगा डैश कितना हो जाएगा? ओमेगा डैश हो जाएगा m ओमेगा बाई कैपिटल M प्लस 2m। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ऐसा कोई आंसर है? ये बी ऑप्शन सही है। क्लियर ना? देखो, ये भी क्वेश्चन हमने एक रोटेशन से ही उठाया है। इसमें कहता है कि इफ स्फीयर इज रोलिंग द रेशियो ऑफ द ट्रांसलेशनल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय, रेशियो क्या होगा? टोटल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। देखो, रोलिंग सिर्फ जब बोलता है ना बेटा, रोलिंग बोलता है कि स्फीयर इज रोलिंग, रोलिंग बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जब सिर्फ रोलिंग बोलता है तो प्योर रोलिंग लेते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, जब कोई बॉडी प्योर रोलिंग मोशन करता है ना, प्योर रोलिंग मोशन यदि कर रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग कॉन्टैक्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है जीरो करते हैं, क्योंकि प्योर रोलिंग में नो स्लिपिंग होता है, मतलब यहां का वेलोसिटी सरफेस के बराबर, तो जीरो होता है। ये सब डिटेल्स में तो पढ़ा ही होगा, अभी तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो वहां पे लिखते हैं VCM बराबर आर ओमेगा, यही प्योर रोलिंग का कंडीशन है। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, तो ये लिखेंगे हाफ m VCM का स्क्वायर। और टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी में रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल जोड़ देते हैं, तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल जोड़ेंगे तो ये टोटल एनर्जी हमारा हो जाएगा K टोटल, T फॉर टोटल, ये होगा, ट्रांसलेशनल को भी जोड़ दो और रोटेशनल को भी जोड़ दो, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। अब रेशियो पूछा है तो ये सब को हटा देंगे। हम ऐसा करते हैं, ICM और ओमेगा को हटा देते हैं। देखो इसको ऐसे करते हैं, हाफ MVCM का स्क्वायर प्लस स्फीयर का I कितना होता है? 2/5 mr स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? और प्योर रोलिंग है तो ये V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा? 1/5 mv स्क्वायर और हाफ mv स्क्वायर, यानी कि नीचे में हो गया ये 10, नीचे में हो गया ये 10 और ऊपर में 5 और ये 2, तो 7/10 mv स्क्वायर आ जाएगा। ये होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब क्या है कि हमको रेशियो निकालना था ट्रांसलेशनल का और रोटेशनल का, टोटल एनर्जी का। अच्छा, टी को भी हम लिख दिए थे ट्रांसलेशनल ही, दोनों में कंफ्यूजन मत करना। ये जो है ट्रांसलेशनल है और ये टोटल एनर्जी है। तो रेशियो जब निकालेंगे तो ये MVCM ही है, ये रेशियो जब निकालेंगे तो ये दोनों ही VCM ही है,
ये ओमेगा को हटाए हैं तो VCM बाई आधी तो लिखे हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो हमारा आ जाएगा ये हाफ और डिवाइडेड बाई ये करेंगे तो 10/7, यानी कि 5:7 का रेशियो रहेगा। 5:7 हमारा आंसर में था ही ऑप्शन में, यही आ गया। ठीक है ना। तो ये बॉडी पर डिपेंड करेगा कि कौन सा बॉडी रोटेट हो रहा है, क्योंकि सभी बॉडी का आई तो अलग अलग होता है। जैसा बॉडी रहेगा उसका आई यहां बैठा देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। देखो एक क्वेश्चन और हमने रोटेशन से ही उठाया है, क्योंकि रोटेशनल से एक क्वेश्चन रहने की संभावना है ही, इसलिए रोटेशन पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं। कहता है कि सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r rolls down an inclined plane of height h without slipping. The speed of its center of mass when it reaches the bottom is. बेटा ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है और यहां से ये यहां गिर रहा है और कहता है कि ये h हाइट गिर रहा है यहां से यहां आने में। रोलिंग जो दे रहा है विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग है। तो प्योर रोलिंग में क्या होता है ना कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है, याद रखना प्योर रोलिंग में। तो यहां से यहां आने का मतलब क्या है कि यहां से यहां आने में इसने पोटेंशियल एनर्जी खो दिया mgh, गेन क्या किया काइनेटिक एनर्जी। तो लिख दो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दिस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv² प्लस हाफ आई किसका लेंगे, ये हॉलो सिलेंडर है ना कि सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड सिलेंडर का आई कितना होता है इस एक्सिस पे, mr²/2। तो ये हो जाएगा mr²/2 हाफ आई ओमेगा²। प्योर रोलिंग में ओमेगा को लिख सकते हैं v²/r²। चूंकि हमको v निकालना है तो ओमेगा को हटा दिया। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये r² से कैंसिल, क्या हो जाएगा mgh दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा mv² तो कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ प्लस 1/4 यानी कि 3/4, यानी ये हो जाएगा ये हमारा mgh दिस इज इक्वल टू 3/4 mv²। m से कैंसिल तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 4gh/3 का अंडर रूट, यानी कि 4 का हो गया 2 अंडर रूट gh/3, चाहे 4 अंडर रूट 4 gh/3, यही ऑप्शन हो गया। देखो ग्रेविटेशन और रोटेशन ये दो पे फोकस जरूर करना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन क्या है कि द रेडियाई ऑफ ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सैटेलाइट ए एंड बी ऑफ द अर्थ आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट ए इज 3v देन स्पीड ऑफ द सैटेलाइट बी विल बी। देखो बेटा जब भी कोई सैटेलाइट घूमता है किसी के चारों तरफ, तो इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट gm/r। gm/r जहां r रेडियस है और m जो मास होता है जिसके अराउंड वो घूम रहा है उसका। अगर इसके अराउंड घूम रहा है इस बॉडी के अराउंड तो इसका, ना कि सैटेलाइट का मास नहीं होता है। तो वैसे केस में दोनों सैटेलाइट जो है हमारा का जो है उसका रेडियस केवल बदल रहा है, एक का 4r है और एक का r है। सैटेलाइट ए का जो है वो रेडियस 4r है और उसकी स्पीड 3v है। तो हम लिख सकते हैं ना कि 3v इज इक्वल टू अंडर रूट gm/4r। और दूसरे का वेलोसिटी पूछा है v1 मान लिया, अंडर रूट gm/r। डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिवाइड करेंगे तो मिलेगा v1/3v और इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सब हो जाएगा ना कैंसिल, 2 आ जाएगा यानी कि 6v आ जाएगा। v1 का वैल्यू 6v यहां से आ जाएगा ना, v1 इज इक्वल टू 6v। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 6v। देखो एक जो क्वेश्चन हमने फिर लिया है ग्रेविटेशन से, उसमें कहता है कि फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इज। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो मांगा है सैटेलाइट का। अब देखो जो सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी होता है, यदि जिसके अराउंड वो घूम रहा है उसका मास m है और सैटेलाइट का मास मान लो कि हम स्मॉल m कर लेते हैं, तो ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है -gmm/r के बराबर।
माइनस में होता है। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारा हाफ mv², और v का वैल्यू होता है gm/r का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चा लोग तो ये आ जाएगा हाफ gmm/r। अब यदि हम रेशियो निकालें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी में हम पोटेंशियल एनर्जी से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -½ तो आंसर -½ आना चाहिए, लेकिन -½ यहां दिया नहीं है, इसका मतलब वो मॉड लेके सोच रहा है, तो ठीक है हम हाफ आंसर मार देंगे। देखो बच्चा लोग, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे क्वेश्चन है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है? अर्थ के राउंड जब कोई सैटेलाइट इस तरह से घूमता है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी अर्थ के बराबर ही होनी चाहिए, तब दोनों का पीरियड सेम होता है, और सेम डायरेक्शन में यदि घूमता है तो उसी को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो यहां पे कहता है कि द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज r। मीन रेडियस का मतलब कुछ नहीं है, एवरेज रेडियस, क्योंकि अर्थ थोड़ी चपटी है ना, तो ऐसे तो सब जगह रेडियस अलग अलग होता है, तो मैंने अप्रोक्सीमेट रेडियस r है। इट्स एंगुलर स्पीड अबाउट ऑन एक्सिस इज ओमेगा, तो सैटेलाइट का भी ओमेगा ही हो जाएगा, एंड द एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g एट द सरफेस। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? देखो बच्चा लोग, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात हम लोग करते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारी अर्थ है और ये मेरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एंगुलर वेलोसिटी तो वही होता है जो अर्थ का होता है। इसका मास यदि हम स्मॉल m मान लें, सैटेलाइट का मास कैपिटल M मान लें, इसका प्लैनेट का, अर्थ का, और सैटेलाइट का स्मॉल m मान लें, तो यहां से हम अगर सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखें सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, तो क्या लिखेंगे? gmm/r² इज इक्वल टू mv²/r को लिख सकते हैं m⍵²r। m से बेटा m कैंसिल हो गया, हमको रेडियस निकालना है, तो r⁻³ इज इक्वल टू हो जाएगा gm/ω²। अब अर्थ के सरफेस पर वैल्यू g दिया हुआ है, तो अर्थ के सरफेस पर जो g होता है उसका फॉर्मूला होता है gm/r², जहां r अर्थ की रेडियस है, ये छोटा r जो है ऑर्बिट का रेडियस है जो सैटेलाइट घूम रहा है, तो यहां से हम gm को रिप्लेस करके gr² लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो r⁻³ इज इक्वल टू हो जाएगा gr²/ω²। तो वैसे केस में जब हम r निकालेंगे तो r की वैल्यू बेटा आ जाएगा gr²/ω² का होल पावर 1/3। ऐसा कोई ऑप्शन है? gr²/ω² का होल पावर 3 ऑप्शन ए है, तो ये सॉल्व हो गया। क्लियर है ना, समझ में आया? देखो बेटा, ये सारे क्वेश्चंस मैकेनिक्स के थे, इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमने हर चैप्टर को टच करने का प्रयास किया है। यदि तुम इतना क्वेश्चंस बना लेते हो तो तुम्हारा एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा फास्ट भी समझाया है, क्योंकि समय अब नहीं है, आज लगभग 28 हो रहा है और 7 मई को तुम्हारा एग्जामिनेशन है, इसलिए पूरे एक फिजिक्स का एक ग्लांस जो होता है, एक झलक में आप इसको देख सकते हैं पूरा फिजिक्स क्या है। हमने कोशिश किया है पूरे मैकेनिक्स को एक झलक में दिखलाने का, वो जो बोलते हैं ना, आ जा झलक दिखला जा, वही चीज़ है। तो झलक देखिए, कॉन्फिडेंस के साथ इसको सॉल्व कीजिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एग्जामिनेशन में जाइए और अधिक से अधिक स्कोर करके आइए, यही हमारी शुभकामना है। एग्जामिनेशंस के बाद मैं प्रयास करूंगा कि जो सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको मैं एक बार फिर से लेकर के यूट्यूब पे आपके सामने आऊं, उनको डिटेल सॉल्यूशन करूं और आपको दिखाऊं कि मैंने जो क्वेश्चंस बताए थे और ये जो क्वेश्चंस पूछा गया है क्या सिमिलरिटीज वगैरह है, वो चर्चा बाद में होगी, वो अभी फ्यूचर की बातें हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए शुभकामनाएं, आपको ढेर सारा आशीर्वाद, बने रहिए हमारे साथ। आज बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।